व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का जो हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, ये पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही बहुत ज्यादा है, पर लेकिन आप लोगों को भारतीय नागरिक होने के नाते भी अपनी कंट्री में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आर्टिकल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों से अगर कोई डिबेट डिस्कशन भी करे कि हमारी कंट्री में कुछ बातें हैं इसके बारे में, जो नॉर्मल जनरल चीजें होती हैं, आप लोग वहां पर पार्टिसिपेट कर सको। यानी कि अगर प्रिपरेशन भी आप लोग नहीं कर रहे हैं तो भी आप लोगों को यहां पर इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। यहां पर आज की डेट का जो आर्टिकल है बेसिकली उसका फोकस तो है राज्यसभा के ऊपर, पर लेकिन मैं आप लोगों को लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि स्टेट के अंदर होता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन सब के बारे में भी कोरिलेट कर चीजों को बताऊंगा। कई सारी टर्म्स आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर फेडरलिज्म के बारे में जानेंगे, इसी के साथ में बाइकैमरलिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे, और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर एक ओवरव्यू भी देकर चलूंगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या है और किस तरीके से हमारी कंट्री में राज्यसभा को बनाने के लिए कौन कौन यहाँ पर इसको अपोज कर रहे थे और किस तरीके से आज के में हमारी कंट्री में राज्यसभा है। तो ये सारी चीजें आप लोग को इस कंप्लीट आर्टिकल के अंदर जानने को मिलने वाली है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेसिक के साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है हमारी कंट्री का सिस्टम क्या है, तो आप लोग यहां पर इस वाली पिक्चर को देखिए, आप लोग सिस्टम को अच्छे से समझ पाएंगे। टोटल हमारी कंट्री में जो भी काम चलता है वो हमारे संविधान के हिसाब से चलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेनली हमारी कंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक साइड में तो लेजिस्लेचर होते हैं जो कि लॉ बनाने का काम करते हैं, दूसरी साइड में एग्जीक्यूटिव होते हैं जो ये लॉ यहां पर बनाया गया उसको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, और एक साइड यहां पर होती है जुडिशरी। वो क्या करती है? वो यहां पर बेसिकली ये देखती है जो भी लॉ यहां पर बनाया गया है क्या वो हमारे संविधान के हिसाब से है। अगर संविधान के हिसाब से है तो ठीक है भैया, आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर लो। अगर संविधान के हिसाब से नहीं है तो इसको नल एंड वॉइड करार दे देते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये कि यहीं पर इसको कैंसिल कर दो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस बनकर चलता है, यानी कि चेक करने वाले रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत हो रहा है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कहने के लिए एक शब्द है पर लेकिन कौन कौन इसके अंदर में आता है, तो इसके लिए आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं। पार्लियामेंट के अंदर में प्रेसिडेंट आते हैं, और हमारी पार्लियामेंट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्यसभा और लोकसभा देखने को मिलते हैं। नॉर्मली पार्लियामेंट का ही पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट भी, यानी कि प्रेसिडेंट एक अकेला पर्सन नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफिस होता है पूरा, तो पार्लियामेंट का पार्ट होता है यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा लेजिस्लेचर के अंदर में आ जाता है, यानी कि जो लेजिस्लेट बनाने का, एक लॉ बनाने का काम करता है। आप लोगों को पता है पहले उसको यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पास कराया जाता है, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तब जाकर वो लॉ बनता है। यानी कि यहां पर लेजिस्लेचर का पार्ट अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये आप लोगों को बता दी मैंने सेंटर के लेवल पर। इसी तरीके से आप लोगों को स्टेट के लेवल पर भी नजर आ जाएंगी चीजें। स्टेट में भी यहां पर आप लोगों को गवर्नर देखने को मिलेगा, और नीचे जो स्टेट की असेंबली आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ जो स्टेट हैं उनके अंदर आप लोगों को यहां पर जो राज्यसभा वाला पोर्सन यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो नहीं देखने को मिलती है। उसका रीजन भी अभी आप लोगों को बताऊंगा जब यहां पर कंपेयर करेंगे कि राज्यसभा क्यों देखने को मिलते हैं। जब लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं तो हमारी कंट्री में ये कौन करती है? तो सबसे बड़ा काम है प्राइम मिनिस्टर यहां पर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, जो भी स्कीम बनाई जाती है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। जब हम स्टेट और सेंटर को कंपेयर करते हैं तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस निकल कर आता है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। जो हमारी कंट्री में कोर्ट है वो एक यूनिटरी सिस्टम है, यानी कि अगर आप लोग बात करें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके नीचे फिर हाई कोर्ट आएंगे और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएंगे। यानी कि अगर किसी राज्य के अंदर कोई कोर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं पर उस राज्य की जुडिक्शन के अंदर ही काम करता हो आप लोगों को नजर आएगा। वो कोई ऐसा भी डिसीजन दे सकता है कि जो पूरी कंट्री में आप लोग को आगे चलकर वो उसका इंप्लीकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि राज्य की बाउंड्री के अंदर कोई कोर्ट सिमट कर नहीं रहेगा, वो राज्य गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता है। तो ये यहां पर आप लोगों को देखना है, हमारी कंट्री का जो कोर्ट है वो एक यूनिटरी सिस्टम है कंप्लीटली, जबकि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो फेडरल सिस्टम है, यानी कि सेंटर के लेवल पर गवर्नमेंट अलग होगी और स्टेट के लेवल पर गवर्नमेंट अलग होगी। और ये साफ साफ हमारे संविधान में लिखा हुआ है। हमारे संविधान में जो 7वां शेड्यूल है उसमें इसीलिए पावर को डिवाइड किया गया है। एक में बोला गया सेंट्रल लिस्ट कि यहां पर हम लोग जो भी सब्जेक्ट रखेंगे उसमें सेंट्रल लॉ बनाएगा, दूसरा बोला गया स्टेट लिस्ट कि यहां पर जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें स्टेट लॉ बनाएगा, और तीसरा बोला गया कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। पर लेकिन अगर पहले यहां पर सेंटर ने लॉ बना दिया तो उसके लॉ को ज्यादा पावर दी जाएगी एज कंपेयर टू स्टेट के लॉ को। तो ये कुछ बातें हैं जो बेसिक बातें आप लोग को याद रखनी है। आइए अब आप लोगों को फिर से ये आप लोगों को यहां पर मैप दिखाता हूं जो कि आप लोगों को यहां पर समझना है।
हमारी कंट्री में टोटल अगर आप लोगों से कोई बोले लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा में हमारी कंट्री में 543 सीट है जिनके लिए इलेक्शन होता है। 2 सीट ऐसी हैं जो कि नॉमिनेट होती हैं, जिनको आप लोग एंग्लो इंडियन बोलते हैं। एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जो हमारी कंट्री में कभी अंग्रेज रूल किया करते थे, तो उनके द्वारा जो अपना परिवार स्टार्ट किया गया है, या तो हमारी कंट्री के कोई लोगों के द्वारा जो अंग्रेजों के साथ में शादी किए गए, कोई लड़के के द्वारा किसी लड़की के साथ में अंग्रेजों के, या फिर किसी अंग्रेज लड़के के द्वारा हमारी कंट्री में किसी लड़की के साथ में, तो उनकी जो फैमिली चल रही है उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए 2 सीट यहां पर हमारी पार्लियामेंट में रखी गई है। तो ये टोटल मिलाकर 545 सीट आप लोगों को देखने को मिल जाती है। पर लेकिन जब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा में आप लोगों को देखने को मिलेगी 245 सीट। 245 सीट में यहां पर 233 सीट जो हैं वो तो यहां पर डिवीजन रहता है अलग अलग राज्य के अंदर में, पर लेकिन जो 12 सीट हैं वो यहां पर नॉमिनेटेड होती हैं, यानी कि अलग अलग फील्ड से यहां पर लोग निकल कर आते हैं, जैसे कि सोशल साइंस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, आर्ट हो गया, जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया भी था यहां पर। तो जो नॉमिनेट यहां पर किया जाता है उसमें पर्टिकुलर आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा LASS, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इसका मतलब होता है लिटरेचर हो गया, यहां पर आर्ट हो गया, ये सोशल सर्विस हो गया, और इसी के साथ में साइंस हो गया। अगर इसके फील्ड में कोई ज्ञाता है उनको यहां पर नॉमिनेट किया जाता है। टोटल 12 मेंबर जो है यहां पर नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अगर मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो 790 मेंबर होते हैं। यहां पर 788 बताए गए क्योंकि 2 नॉमिनेटेड मेंबर जो रहते हैं यहां पर, जो कि एंग्लो इंडियन रहते हैं, उनको यहां पर काउंट नहीं किया गया है। मैं आप लोगों को उदाहरण लेकर चलता हूं, जैसे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की आप लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर लोकसभा के टोटल मेंबर कितने हैं, वो हैं 80। राज्यसभा के टोटल मेंबर इतने हैं, ये है 31। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं अलग अलग राज्य को सीट दी गई है कि लोकसभा की इतनी सीट है इस राज्य में, और यहां पर इस राज्य में, और राज्यसभा की इतनी सीट है। तो इस तरीके से पूरी कंट्री को डिवाइड किया गया है यहां पर कि कौन किसके लिए कितनी सीट देनी है। और मेनली जो बेस यहां पर रखा गया है वो रखा गया पॉपुलेशन का बेस। यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री में किस राज्य में है, वो है उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर एरिया वाइज यहां पर देखने को मिलता तो काफी ज्यादा सीट यहां पर आप लोगों को जो राजस्थान है उसमें देखने को मिलती, पर लेकिन पॉपुलेशन का बेस रखा गया है जिसके बेस पर यहां पर ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। अब आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं जिसके बारे में ये आर्टिकल है। बेसिकली क्या बात की जा रही है और फिर उनको कोरिलेट करूंगा तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। आप लोग यहां पर ये समझिए, अभी हमारी कंट्री में अगर आप लोग राज्यसभा के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में जब हमारी कंट्री में डिबेट डिस्कशन चल रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में, तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि ये ऐसे ही आसानी से राज्यसभा बन गया, नहीं, काफी कुछ जद्दोजहद किया गया। कुछ लोग बोले थे राज्यसभा होना चाहिए, कुछ लोग बोले थे राज्यसभा नहीं होना चाहिए। तो अभी ये आर्टिकल जो लिखा गया यहाँ पर इसके बारे में, क्योंकि 13 जो मई अभी यहाँ पर रिसेंटली गया है, 13 मई को यहाँ पर सेम ईयर में यानी कि 1952 में ये क्या हुआ था, हमारी राज्यसभा का फर्स्ट सेशन हुआ था। तो एक तरीके से एनालिसिस यहां पर किया गया है ये आर्टिकल लिखते हुए हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा, कि क्या हमारी कंट्री में जब राज्यसभा पिक्चर में आया था तब से लेकर आज तक का क्या वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं। यानी कि आज की डेट में हम लोग को इसको परफॉर्मेंस को चेक करना है। 68 साल यहां पर हो चुके हैं कि क्या ये परफॉर्म ढंग से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर इसको बनाया गया था, जिस तरीके से डिबेट्स और डिस्कशन किया गया था, ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को 5-6 महीने प्रिपरेशन करते हुए हो गए, आप लोग काफी कुछ पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी कवर कर लिया, अपनी बेसिक किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, तो फिर आप लोग आते हैं टेस्ट के ऊपर, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाते हैं अपना जो भी एग्जाम आप लोगों को तैयार कर रहे हैं उसके लिए, फिर आप लोग चेक करते हैं कि क्या हम लोग की प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है। तो वही आप लोगों को बताता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है या फिर नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों के सही तैयार नहीं है, तो उनके ऊपर आप लोग अलग से फोकस देकर यहां पर चलते हैं। तो यही बातें यहां पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेसिकली यहां पर जिस टाइम से लेकर अब तक का हमारी कंट्री में राज्यसभा है तो उसी को यहां पर चेक करने की बात की जा रही है। बहुत सारे लोग यहां पर सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग यहां पर अपोज कर रहे थे कि यहां पर हमारी कंट्री में राज्यसभा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी राज्यसभा पिक्चर में आया। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं। बेसिक्स के बारे में क्या क्या चीजें हैं। राज्यसभा जो है हमारी कंट्री में ये 1952 में आप लोगों को देखने को मिला। 1952 में ये राज्यसभा बनाया गया 3 अप्रैल को, पर लेकिन जो इसका पहला सेशन हुआ वो हुआ 13 मई को, यानी कि उसी साल में, यानी कि 1952। जबकि कंट्री आजाद हो गई थी कब, ये हो गई थी 1947 में। तो यहां पर स्टार्टिंग के 5 साल हमारी कंट्री में जो बेसिकली जो गवर्नमेंट यहां पर चल रही थी वो आप लोग समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से यहां पर चल रही थी, प्रॉपर पार्लियामेंट पिक्चर में नहीं आई थी।
अगर बात करें क्या यहीं पर ही राज्यसभा आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिली? नहीं, हमारी कंट्री में सबसे पहले जो राज्यसभा के बारे में जिक्र किया गया था, जिसको आप लोग देखने को मिलेंगे बाइकैमरिकल बोला गया, ये बोला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर में। 1919 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया यहां पर, जिसमें 2 चैंबर आप लोगों को देखने को मिले। ये क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि जिसको आज के दिन में आप लोग राज्यसभा बोलते हैं, इसके लिए 60 मेंबर रखे गए, और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आज के दिन में आप लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट में लोकसभा बोलते हैं, इसके अंदर रखे गए 145 यानी कि 145 मेंबर। तो ये इस तरीके से यहां पर इसका डिवीजन किया गया। पर लेकिन आसान नहीं था यहां पर मेंबरशिप लेना, एक तरीके से वोटिंग देना, क्योंकि यहां पर एक तरीके से इसको रिस्ट्रिक्टिव रखा गया। जो अमीर लोग थे उनको वोटिंग का दर्जा दिया गया, जो एक तरीके से जो बिजनेसमैन लोग थे उनको वोटिंग का दर्जा दिया गया, या फिर इस फील्ड में किसको एक्सपीरियंस था उनको वोटिंग का दर्जा दिया गया, और वुमेन जो थी यानी कि महिलाएं जो थी उनको कंप्लीटली साइड में रख दिया गया। यानी कि वुमेन को यहां पर एक तरीके से सेकंड ग्रेड का सिटीजन उस टाइम पर माना जाता था, जो कि हमारी कंट्री में बाद में देखकर काफी अच्छा डिसीजन लिया गया हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के द्वारा, डायरेक्ट सबको इक्वल ट्रीटमेंट यहां पर किया गया जैसे ही देश आजाद हुआ। तो उस टाइम पर वुमेन को यहां पर इस तरीके से मेंबरशिप नहीं दी जाती थी। अगर आगे चलकर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिससे मैक्सिमम हमारा संविधान निकल कर आता है। यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि 1935 का जो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें भी कई सारे प्रपोज किए गए, कई सारी चीजें बोली गई कि हाँ इस तरीके से हम लोग को इसको लेकर चलना है, पर लेकिन उसको ढंग से मेटेरियलाइज हम लोग नहीं कर पाए। रीजन क्या था? रीजन सीधा सीधा ये था, उस टाइम पर भी हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के अंदर हम लोग काम कर रहे थे, तो फिर भी यहां पर हम लोग प्रॉपर वे में चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी यहां पर फॉर्म की गई 1947 में, हमारी कंट्री में जो चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, बेसिकली संविधान को बनाकर चीजों को आगे अच्छे से लेकर चलने के लिए। तो जो प्रोविजन था यहां पर, ये प्रॉपर पार्लियामेंट का, वो यहां पर 1952 में आप लोगों को देखने को मिला। तो फिर दूसरी बात आप लोगों के माइंड में ये आ रही होगी कि हमारी कंट्री में ही सबसे पहले यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं या और भी कहीं है? तो इसके बारे में भी आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज बताता हूं। सबसे पहले इस शब्द का आप लोग मतलब समझ लीजिए, जिसको बोला जा रहा है बाइकैमरिकलिज्म। एक तरीके से इसका मतलब है 2 कैमराज, यानी कि 2 चैम्बर। चैम्बर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से हाउस आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कि एक साइड में हो गया लोकसभा और दूसरी साइड में हो गया राज्यसभा, तो इस तरीके से 2 चैम्बर हो गए। तो 2 चैम्बर अगर किसी कंट्री में इस तरीके से बन जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस कंट्री में अगर लॉ आप लोगों को पास करना है, तो दोनों चैम्बर में यहां पर सहमत होना जरूरी है। तो यहां पर दोनों चैम्बर में सहमत होना जरूरी है। तो इसका मतलब यह है कि अब यहां पर अगर कोई लॉ बनाना है, वो लॉ बनाना इतना आसान नहीं होगी, कोई भी जाए और लॉ बना दे। तो इसलिए यहां पर जो सेकंड चैम्बर यहां पर लाया गया है, इसका बेसिक पर्पज यही रखा गया है। पहले इसको बताता हूं, फिर आप लोगों को दोनों चैम्बर के बारे में कुछ कंपेयर करके भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाइकैमरिकलिज्म, इसी के साथ में जो बात की जा रही है सेकंड हाउस की जो यूटिलिटी है, ये बात बोली गई है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आप लोग बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर 2 चैम्बर हो गए, तो अगर लॉ आप लोगों को बनाना है, तो लॉ जो है वो प्रॉपर वे में यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। ऐसी बात सबसे पहले फील किसके द्वारा की गई? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान में। 1987 में जब यहां पर इनका संविधान पिक्चर में आया, तो उस टाइम पर इनके द्वारा ये बातें की गई कि हाँ इस तरीके से कोई सिस्टम होना चाहिए जो यहां पर काम कर सके। यानी कि इनके यहां पर भी आप लोग को 2 चैम्बर देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से आप लोग को यूके में भी 2 चैम्बर देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अलग अलग कंट्री ने ये चीजें फील की कि कहीं ना कहीं 2 चैम्बर होने चाहिए, एक चैम्बर से काम नहीं चलने वाला है। तो जब जब चीजें आगे बढ़ने स्टार्ट हो गई, यूएसए में सबसे पहले आई। आज की डेट में यहां पर 79 पार्लियामेंट्री ऐसी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी कि 41% जो टोटल नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो बाइकैमरिकल देखने को मिलेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में। यानी कि इसको काफी ज्यादा प्रेफरेंस यहां पर दिया गया। जब यहां पर प्रेफरेंस दिया गया, तो यहां पर कई सारी बातें बोली गई। अब उन बातों को समझाने की कोशिश करता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में भी आप लोगों से इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक साइड में हमारी कंट्री में लोकसभा हो गई और दूसरी साइड में राज्यसभा हो गई। लोकसभा जो है वहां पर डायरेक्टली लोग इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है, तो इलिजिबल जो वोटर रहते हैं एक तरीके से। राज्यसभा जो है यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो मेंबर से यहाँ पर उनको चुना जाता है जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर में। पीरियड जो होता है इसका यहाँ पर 5 साल होता है। यहाँ पर जो पीरियड होता है, यहाँ पर कोई 5 साल पीरियड नहीं होता है। 1/3 मेंबर जो है यहाँ पर वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो यहां पर ये परमानेंट हाउस नहीं होता है लोकसभा, और राज्यसभा जो होता है हमारा वो परमानेंट हाउस होता है। मैक्सिमम 552 सीट यहां पर हो सकती हैं, ठीक है। और यहां पर कितनी हो सकती है मैक्सिमम? यहां पर हो सकती है 250 सीट मैक्सिमम, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने यहां पर आप लोगों को स्ट्रेंथ बताई, ये पूरी स्ट्रेंथ नहीं है इसकी। तो पूरी स्ट्रेंथ यहां पर ये अभी नहीं है, यहां पर ये अभी पूरी स्ट्रेंथ हमारी कंट्री में अचीव नहीं की गई है। तो ये अभी इतनी है यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिल रही है।
कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनमें लोकसभा को ज्यादा पावर दी गई है, जैसे मनी बिल में राज्यसभा के हाथ में ज्यादा पावर नहीं है। राज्यसभा उसको कुछ टाइम के लिए, लगभग 14 डेज के लिए रोक सकता है, बाद में आकर लोकसभा को उसकी पावर दी गई है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है लोकसभा। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर राज्यसभा को ज्यादा पावर दे रखी है, जैसे ऑल इंडिया सर्विस अगर निकाल कर लेकर आनी है तो राज्यसभा के हाथ में ज्यादा पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि दोनों जो चैंबर हैं वो ऐसा नहीं बोल सकते कि आप लोग कि यहां पर लोकसभा एक तरीके से लोकसभा बड़ा हाउस हो गया और राज्यसभा उसके नीचे कोई सेकेंडरी चैंबर है। नहीं, ये सेकेंडरी चैंबर नहीं है। एक चैंबर लोकसभा है तो दूसरा चैंबर राज्यसभा है। ये सेकंड चैंबर है, ना कि सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी का मतलब होता है कि जिस तरीके से आप लोग ऊपर यहां पर आप लोग देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली होगी स्टेट के अंदर में और नीचे होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो असेंबली के हाथ में पावर है काउंसिल को लाना या फिर हटाना। यानी कि ऐसा है कि काउंसिल चाहे, लेजिस्लेटिव असेंबली चाहेगी राज्य के अंदर तो काउंसिल को ला सकती है और अगर चाहेगी तो हटा सकती है। पर लेकिन ऐसा पावर यहां पर लोकसभा के हाथ में तो नहीं है कि वो राज्यसभा को हटा सकता है। तो इसलिए ये सेकेंडरी चैंबर नहीं है, सेकंड चैंबर है राज्यसभा। तो राज्यसभा के हाथ में भी इक्वल पावर है। तो अभी यहां पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये लोग देखते हैं जिन लोगों के द्वारा इसको अपोज किया गया, यानी कि वो लोग जिनके द्वारा बोला गया कि हाँ ये चैंबर हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो बोला गया यहां पर कि एक तरीके से ये कंट्रोल करेगा, यानी कि एक तरीके से यहां पर ये कंट्रोल करेगा जो हमारी कंट्री में लोकसभा लॉ बनाएगी उसको कहीं ना कहीं उसके आड़े आएगा बार बार में। पहली बात तो ये बोलेगी, यानी कि लोकसभा जल्दी जल्दी लॉ बनाए, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकाले, तो लोकसभा में लॉ मेकिंग जो पावर है उसमें ऑब्स्टिकल लेकर आएगा, यानी कि अड़चन करेगा। पहली बात तो ये बोलेगी। दूसरी बात जो काफी इंपॉर्टेंट बोली गई वो बोली गई यहां पर कॉलोनियल टाइम, यानी कि ये चीजें स्टार्ट की गई यहां पर अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट की गई तो कॉलोनियल टाइम का सिंबलिज्म हम लोग को यहां पर देखने को मिलेगा कि उसी को ढोकर हम लोग चल रहे हैं। तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। जबकि उदाहरण ये भी दिया गया नेक्स्ट यहां पर कि जिसके चलते आप लोग इस सिंबल को ला रहे हैं इवन उसने भी यहां पर इसकी पावर को घटा दिया गया है। यानी कि लॉर्ड ऑफ हाउस की जो पावर होती है, जो उसके अंदर जो यहां पर सेकंड चैंबर है यूके के अंदर, उन्होंने भी इसको ज्यादा पावर नहीं दे रखी है। तो फिर हम लोग इसको बनाई क्यों रही है? ठीक है, यानी कि इसका मतलब ही क्या रह गया। और अगर बनाना भी है यहां पर तो यह बात बोलेगी कि लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर आप लोग नहीं देने हैं, यानी कि आप लोगों को लोकसभा को ज्यादा पावर देनी है। तो एक साइड में ये लोग थे जो कि यहां पर अपोज कर रहे थे कि फालतू में आप लोग ये चैंबर लेकर आ रहे हो। कई सारे लोगों के द्वारा यह भी बात बोली गई कि फालतू का खर्चा भी यहां पर देखने को मिलेगा, अलग से एक्सपेंस यहां पर निकल के आएगा, यानी कि और ज्यादा यहां पर जो मेंबर होंगे उनको सारी सपोर्ट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तो फालतू का खर्चा भी यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर ये अपोज करने वाले सेम बात बोलते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में, स्टेट के अंदर में। कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर गिने चुने जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहां पर नहीं है वो ये बोलते हैं कि फालतू का हाउस है, एक तो डिले करता है, कोई मतलब नहीं है, यहां पर लोगों को एक तरीके से इनको भी अलग से सारी फैसिलिटीज देनी पड़ती है। तो इसके चलते प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि यहां पर सबसे बड़ी बात की सामने निकल कर आती है कि ये अलग से यहां पर टेंशन क्रिएट करने वाला हाउस बन जाता है। तो कई सारे राज्य बनाने की बात करते हैं तो कई सारे राज्य इसको हटाने की भी बात करते हैं हमारी कंट्री में, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हो आप लोग। ये चार्ट भी आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, इनके अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल और इसको हाउस ऑफ स्टेट आप लोग इस तरीके से देखने को मिलते हैं। इनके अलग अलग नाम से भी आप लोगों को पुकारा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको अपर हाउस भी बोल देते हैं, इसको लोअर हाउस भी बोल देते हैं। तो ये सारे इसी के नाम है। इसी तरीके से जब स्टेट के अंदर आप लोग जाते हैं, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली में बोल रहा हूँ इसको आप लोग विधानसभा बोलते हैं, और जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोल रहा हूँ इसको आप लोग विधान परिषद बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसके बारे में हिंदी के शब्द भी आप लोग याद रख सकते हैं जो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं। जहां यूनिकैमरिकल होता है वहां पर आप लोगों को ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा देखने को मिलेगी, विधान परिषद आप लोगों को वहां पर देखने को नहीं मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो कौन से राज्य हैं जहां पर आज के डेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वो राज्य आप लोग याद रखने हैं क्योंकि गिने चुने राज्य आज के डेट में हमारी कंट्री में रह गए हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है। सबसे पहले तो दो राज्य का नाम आप लोग को पता ही होगा, एक तो हो गया आंध्र प्रदेश और दूसरा हो गया तेलंगाना। क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो है यहाँ पर वो एक तरीके से 2014 में हमारी कंट्री में एक राज्य में से निकालकर दो राज्य यहां पर बना दिए गए। तो दो राज्य तो आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। एक यहां पर आप लोगों को बिहार देखने को मिलेगा, ठीक है, एक यहां पर आप लोगों को उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, एक यहां पर आप लोगों को महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। ये राज्य कई बार आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है, ठीक है, तो इनको आप लोगों को याद रखना है। एक यहां पर आप लोगों को कर्नाटक देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर कितने राज्य यहां पर हो गए? तो यहां पर टोटल मिलाकर आप लोगों को देखने को मिलेगा 6 राज्य हो गए। जम्मू और कश्मीर भी इस कैटेगरी में था, पर फिलहाल अभी इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है आर्टिकल 370 में चेंज कर। तो इसलिए यहां पर अब ये सिस्टम आप लोगों को अभी फिलहाल यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। ये आप लोगों से मैंने राज्य के बारे में बात की है, ठीक है। तो 6 राज्य ऐसे हैं यहां पर हमारी कंट्री में जहां पर आज के डेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है।
अभी रिसेंटली यहां पर आंध्र प्रदेश के द्वारा बोला गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाया जाएगा, क्योंकि उनको ये लग रहा है फालतू में जो चीजें हैं उसमें अड़चने ये डाल रहे हैं, तो इसलिए कई सारे राज्य इसको हटाने की बात करते हैं। उड़ीसा के द्वारा बोला गया अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल को लाया जाएगा, इनको ये अच्छा लग रहा है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को इसलिए लाना चाहते हैं। अगर मैं आप लोगों से एक्स्ट्रा यहां पर कुछ बातें करूं अभी यहां पर, तो ये तो वो लोग हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं। अब सपोर्ट करने वाले लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट करने वाले लोगों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसी की वजह से आज के दिन में हमारी कंट्री में राज्यसभा है। सपोर्ट करने वाले लोगों के द्वारा यह बोला गया कि देखिए, अंग्रेजों के टाइम पर जो अंग्रेज हुआ करते थे ना, अंग्रेजों के टाइम पर जो लोग हुआ करते थे, अंग्रेजों के टाइम पर जो अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेजों के टाइम पर जो लोग हुआ करते थे, जो लॉ बनाने का काम करते थे, वो यहां पर आनन फानन में लॉ बना देते थे हमारी कंट्री के लिए। उनको बेसिकली बस रूल करना होता था और अपना व्यापार चलाना होता था। आज के में हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कंट्री है, जनता के द्वारा रूल किया जाता है, उन्हीं के द्वारा चुने गए नुमाइंदे जो होते हैं वो यहां पर पावर में देखने को मिलते हैं। तो अगर वो लोग प्रॉपर वे में यहां पर एक तरीके से लॉ बनाए और उसको ढंग से चेक किया जाए कि वो सही है या फिर गलत है, तब जाकर वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि पूरी कंट्री पर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह कि लोकसभा ने कोई जल्दी जल्दी में अगर कोई लॉ पास कर दिया, वो यहां पर राज्यसभा नहीं है उस कंट्री में, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर उसमें कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है, कोई कमी उसमें निकालने वाला नहीं है, तो बहुत सारी त्रुटि रहेगी, तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर का रीजन बन सकता है। तो इसलिए यहां पर राज्यसभा को बोला गया कि राज्यसभा होना चाहिए, ताकि एक चेक एंड बैलेंस यहां पर रह सके कि जो भी लॉ आप लोगों ने बनाया है उसको चेक किया जाए, उसमें जो कमियां हैं खामियां हैं उसको यहां पर सही किया जाए और चीजों को आगे लेकर चला जाए। क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो जनता के द्वारा चुनकर यहां पर आती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो जनता को लुभाने की कोशिश भी कई बार करती है। तो अगर जनता में किसी चीज को लेकर कोई रोष है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस काम को नहीं करती है, और जनता किसी चीज के फेवर में है तो गवर्नमेंट उसका काम करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप लोग समझिए, आप लोग ये समझिए रिजर्वेशन क्या है। हमारी कंट्री में ये बोला गया था कि रिजर्वेशन कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, इसका फायदा जिनको पहुंचना है उनको जल्दी से फायदा पहुंचाकर एक इक्वल ट्रीटमेंट सोसाइटी के अंदर लेकर आओ। पर लेकिन रिजर्वेशन की आदत पड़ गई लोगों को और गवर्नमेंट उसको बढ़ाते बढ़ाते जा रही है। आज की डेट में हम लोग आजादी के देख सकते हैं 2022 में 75वीं साल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, पर रिजर्वेशन घट नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अलग अलग कैटेगरी यहां पर डिवाइड कर दी गई है। तो ये प्रॉब्लम आप लोग यहां पर डायरेक्ट देख सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट यहां पर किसके हिसाब से काम करती है, हमेशा वो जनता के हिसाब से आप लोग काम करती नजर आएगी, जनता को लुभाने का भी काम करती है यहां पर नजर आएगी। इसी तरीके से एक उदाहरण आप लोगों को देकर चलता हूं, कोई लॉ बनाना है, जैसे कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बात की जाती है, तो कैपिटल पनिशमेंट एक ऐसी चीज है जिसको बार बार ये बोला जाता है हमारी कंट्री में कि फांसी की सजा होनी चाहिए। पर हमारी कंट्री में जेएस वर्मा कमेटी बनाई गई थी, उसके द्वारा बोला गया कि फांसी की जो सजा होनी चाहिए वो हाल तो होनी नहीं चाहिए, अगर होनी भी चाहिए तो रेयर एंड रेयरेस्ट केस में होनी चाहिए। अब रेयर एंड रेयरेस्ट केस कैसे निकल कर आएगा, जैसे निर्भया का केस था, तो वहां पर जनता जो थी वो सड़कों पर आ गई, तो सड़कों पर आ गई तो दिखने लगा कि ऐसा नहीं है कि वही पहला रेप हमारी कंट्री में हुआ, उसके बाद में कोई रेप नहीं हुआ। तो देखिए, रेप तो रेप है, चाहे वो बहुत बुरे तरीके से कर दिया जाए, चाहे वो एक तरीके से लड़की को मारे ना, बस रेप करके छोड़ दिया जाए। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि अगर यहां पर बहुत बुरे तरीके से रेप कर दिया उसको बड़ी सजा होनी चाहिए, और दूसरे ने बस नॉर्मल तरीके से रेप किया, उसने यहां पर उसके बॉडी पार्ट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उसको गलत सजा, यहां पर एक तरीके ज्यादा सजा नहीं होनी चाहिए। रेप रेप ही है, पर लेकिन कई बार यहां पर जो लॉ है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से इंप्लीमेंट आप लोगों को होता हुआ नजर आता है, और जुडिशरी भी कई बार प्रेशर में आप लोगों को देखने को मिलती है। जब जनता ज्यादा सड़कों पर आती है, कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर उनको काम करने को मिलता है। साउथ इंडिया में भी केस हुआ, वो जो डॉक्टर थी यहां पर जिसको जलाया गया, तो उस केस में आप लोगों को देखने को मिला पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। तो एनकाउंटर करके पुलिस जो है वो एक तरीके से ऐसी बन गई जैसे सिंघम, सबने सपोर्ट किया, हालांकि वो मुझे भी अच्छा लगा पर्सनली अगर बोलूं तो। पर लेकिन अगर ऐसे देखा जाए कि पुलिस अगर जुडिशरी का काम करने लगेगी यहां पर, तो फिर देखिए हमारी कंट्री में अराजकता आ जाएगी, यानी कि पुलिस की निगाहों में देखने लगेंगे। हो सकता है पुलिस भी दुश्मनी निकालने के लिए भी ऐसी हरकतें करें, पुलिस के हाथ में इस तरीके से पावर दे दी जुडिशरी की, तो फिर वो हमारी जैसी एक स्टेब्लिश डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल एक तरीके से गलत बात आप लोग बोल सकते हैं। इस तरीके से एनकाउंटर करना, यानी कि एक तरीके से यहां पर लोगों को अपनी कस्टडी में रखकर मार देना, तो एनकाउंटर नहीं, एक तरीके से वो एक तरीके से एक कस्टोडियल डेथ उसको बोला गया। एनकाउंटर तो होता है पीछे भाग रहे हैं, पकड़ा नहीं जा रहे, वो आप लोगों के ऊपर फायर कर रही है, मार गए, वो होता है एनकाउंटर। आप लोगों ने उनको पकड़ लिया है, फिर उसको साइट पर आप लोग लेकर जा रहे हैं और फिर आप लोग कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से कस्टोडियल डेथ हो गई, ना कि एनकाउंटर। तो ये क्या हुआ इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ा और काम कर दिया। तो अगर लोकसभा इस तरीके से काम करेगी तो वो क्या करेगी, लोकसभा तो यहां पर जनता के हिसाब से काम करेगी, जो भी उसको करना होगा कर देगी, जनता के लिए सही लग रहा है, और एक्चुअल में चाहे वो सही भी नहीं हो। तो राज्यसभा क्या करती है, इनको रास्ता दिखाने का काम करती है कि हाँ भैया ये सही नहीं है, इसको एक बार आप लोग चेक कर लो। तो सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर आती है, और पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए यही सही है, क्योंकि अगर इस तरीके से ज्यादा पावर यहां पर आ जाती है लोकसभा के हाथ में,
कल को कोई भी ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है तो फिर हमारी कंट्री में 1975 वाला काम होता हुआ नजर आएगा। 1975 से 77 तक हमारी कंट्री में इमरजेंसी रही, फिर से वो चीजें देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर आप लोगों को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन जो देखने को मिलती है वो राज्य की रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 31 सीट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर में वो आप लोगों को नजर आती है किसकी है, वो राज्यसभा की है। अपने अपने राज्य को देखिए और उसमें बताइएगा आप लोगों के राज्य में लोकसभा की कितनी सीट है और राज्यसभा आप लोगों के राज्य में लोकसभा कितनी सीट है और राज्यसभा की कितनी सीट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा ताकि आप लोगों के माइंड में भी क्लैरिटी रहे। तो सबसे बड़ी बात क्या बोल दी गई यहां पर, सबसे बड़ी बात यहां पर यह बोल दी गई कि एक तरीके से कि रिप्रेजेंटेशन रहता है यहां पर राज्य के अंदर में, जो यहां पर बेसिकली वो राज्यसभा के अंदर में राज्य का। तो इससे दो चीजों को अब कनेक्ट कर दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो आप लोग समझिएगा थोड़ा सा यहां पर। जैसे अभी मैंने आप लोगों को फेडरलिज्म के बारे में बताया था, संघवाद का ढांचा होता है कि अलग अलग राज्य का रिप्रेजेंटेशन है, राज्य अपने हिसाब से काम करते हैं, सेंटर अपने हिसाब से काम करते हैं। अब यहां पर फेडरलिज्म को लिंक किया जा रहा है बाइकैमरलिज्म से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए हर एक राज्य के अंदर जो है आप लोगों को सीट देखने को मिलेगी, राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है। और राज्यसभा जो है यहां पर एक तरीके से पार्लियामेंट का पार्ट हो गया, तो इनडायरेक्ट वे में रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है राज्य की पार्लियामेंट के अंदर में। तो राज्य जो है वो एक तरीके से अलग अलग फेडरलिज्म का पार्ट हो गए और एक तरीके से यहां पर आप लोगों को राज्यसभा का भी पार्ट नजर आ गए। तो इनडायरेक्ट वे में यहां पर जो राज्य है वो फेडरलिज्म के साथ में और बाइकैमरलिज्म यहां पर कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि बाइकैमरलिज्म में राज्यसभा आ गया और राज्यसभा के राज्य पार्ट है और राज्य फेडरलिज्म का सिस्टम एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है जहां पर खुद की उनकी पावर होती है। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्री में जैसे आप लोगों को फेडरलिज्म देखने को मिलता है, जैसे हमारी कंट्री में भी है, यूएसए में भी है, तो ये अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं। पर लेकिन जो बेसिक लिंक आप लोगों को देखने को मिलता है उस लिंक के बारे में यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। यानी कि फेडरलिज्म का सिस्टम हो गया कि अलग अलग राज्य हैं, उनके हाथ में खुद की पावर है, खुद लॉ बनाते हैं, हमारे संविधान में उसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में बाइकैमरलिज्म के बारे में जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, बाइकैमरलिज्म यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में भी राज्य की रिप्रेजेंटेशन रहती है। तो इनडायरेक्ट वे में यहां पर जो फेडरलिज्म है वो बाइकैमरलिज्म के साथ में कनेक्ट हो गया। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आंसर राइटिंग में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं कि फेडरलिज्म और बाइकैमरलिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ में यहां पर कनेक्ट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के डेट में जो आप लोगों को देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर ये कॉन्सेप्ट आ चुका है आज के डेट में कि हाँ पार्लियामेंट यहाँ पर एक तरीके से उसके साथ में राज्यसभा यानी कि बाइकैमरिकल होना चाहिए, दूसरा भी चैम्बर यहाँ पर होना चाहिए। इसको यहाँ पर इसीलिए बोला गया कि सडन कोई इस तरीके का कोई पैसन आ गया लोकसभा के अंदर, उन्होंने कोई लॉ बनाकर रख दिया तो कम से कम सामने वाला चेक कर सके, और इसी के साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक अच्छा लॉ भी यहाँ पर निकाल कर ले पाएंगे। ये मोंटेस्क्यू के द्वारा बोला गया, जो कि एक फिलोसोफर थे फ्रांस के, कि यहाँ पर एक तरीके सेकंड चैम्बर भी यहां पर होना चाहिए, तभी एक अच्छा और प्रॉपर लॉ हम लोग यहां पर अपनी कंट्री में बना पाएंगे। तो इस तरीके से ये चार्टर भी आप लोगों के सामने, एक साइड में आप लोगों को राज्यसभा देखने को मिल रहे हैं, यहां पर ये आप लोगों से काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं और यहां पर ये अपर हाउस भी बोला जाता है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर में। इसी तरीके से आप लोग लोकसभा बोलते हैं, इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं और इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है, ये इसी के नाम है। यहां पर हो गया विधानसभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से आप लोग जानते हैं, और यहां पर ये स्टेट लेजिस्लेचर का काम करती है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो ये है, नोट मोर देन 500 से ज्यादा सीट नहीं हो सकती और नोट लेस देन 60 से ज्यादा 60 से कम सीट नहीं हो सकती। नॉर्मली ये देखने को मिलता है, अगर कुछ एक्सेप्शन को यहां पर छोड़ दिया जाए तो बेसिकली है कि एक सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू यहां पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो काम कर सके। तो एक क्राइटेरिया हमारे संविधान में इसके अंदर डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से यहां पर काम करना है। और बाकी के 6 राज्य ही हैं जिसको लगता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होना चाहिए, तो वो भी उसको फॉलो कर यहां पर चलते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल देखिए बनाने का कई बार यहां पर एक पॉलिटिकल मुद्दा भी होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इसलिए बनाई जाती है कई बार, या फिर आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कोई ऐसे लोग हैं जो कि जीतकर नहीं आ पाते यहां पर, जो बेसिकली इलेक्शन होते हैं नॉर्मल तरीके से, तो बैकडोर एंट्री देने के लिए भी कई बार लेजिस्लेटिव काउंसिल का सहारा यहां पर लिया जाता है। तो एक तरीके से इस चैम्बर को ऐसे भी देखा जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि यहां पर जो यहां पर जनता के साथ में चुनकर नहीं आ पाते हैं तो उनको बैकडोर एंट्री देने के लिए भी कई बार इस हाउस का यूज किया जाता है। तो इसके लिए कई बार इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि यहां पर एक तरीके से जो जीत नहीं पाते हैं वो यहां पर बैकडोर एंट्री के तरीके से लिखा जाता है। जबकि होना क्या चाहिए, वो होना चाहिए कि पर्टिकुलर फील्ड के जो ज्ञाता है वो यहां पर आने चाहिए राज्यसभा के अंदर भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी, पर लेकिन ऐसा नॉर्मली आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए कई बार क्रिटिसिज्म होता है कि अपने फायदे के लिए इसको बनाया जाता है, जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए इसको बनाना चाहिए उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए इसको नहीं बनाया जाता है। तो ये भी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है।
तो ये था टोटल डिस्कशन जिसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी थी कि हाँ कुछ ऐसा डिटेल में डिस्कस करना था। तो कंप्लीट आर्टिकल था ये आप लोगों के सामने जिसमें हम लोगों ने डिटेल में बात की। तो इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए, रिवीजन जरूर किया कीजिए ताकि आप लोग इसके बारे में अच्छे से चीजों को जान सकें। और आप लोग जब भी यहाँ पर कोई ऐसा लेक्चर आता है पॉलिटी से रिलेटेड तो आप लोग पॉलिटी का भी रिवीजन कर लिया कीजिए। बाकी अगर किसी को लगता है कि इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दे सकते हैं तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। हालांकि कल आप लोगों को मैंने ऐसे दिया था लिखने के लिए, बेसिक फोकस उस पर रखिएगा। टाइम मिलता है तो आप लोग इसके ऊपर भी यहाँ पर एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात की जा रही है कि आप लोगों को यहाँ पर रेशनल चेक करना है सेकंड चैंबर यानी कि राज्यसभा का। तो राज्यसभा का क्या औचित्य है उसके ऊपर आप लोगों को चर्चा करनी है। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप लोग लिख सकते हैं तो जरूर लिखेगा, पर लेकिन कोई ऐसा प्रतिबंध भी नहीं है। आज नहीं कभी आप लोगों को फिर टाइम मिले तो फिर आप लोग लिख सकते हैं इसको। तो बेसिक ये है कि ताकि आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट करें और एक अच्छे से आप लोग यहाँ पर एक आंसर राइटिंग आप लोग की कंटिन्यू लगी रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो कि कई सारे बच्चों के द्वारा बोला भी गया था कि सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दे दिया करो। तो मैंने सोचा देखता हूं कि एक बार ट्राई करके कि आप लोग कितना आंसर लिखते हैं। ठीक है, पीडीएफ सारे लेक्चर की इकट्ठी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। बाकी मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर कल जो पिक्चर शेयर की गई थी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का देखने को मिला। यानी कि आप लोग चाहते हैं कि मैं पढ़ाना छोड़कर खेती करना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, चलिए सही है, आगे से ऐसा ही करते हैं। चलिए एंजॉय करते रहिए आप लोग इसी तरीके से। अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी सारी पीडीएफ यहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।